नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितने प्रकार से करी जा सकती है। देखो, तो ये अनुसंधान योग्यता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट 2 अभी का जो टॉपिक है वो है इसके प्रकार। तो देखो, कौन कितने प्रकार का हो सकता है रिसर्च। अलग अलग तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकरण हम इसका कर सकते हैं। पहले तो उद्देश्य के आधार पे कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बेसिस पे 5 तरीके से रिसर्च हो सकती है। पहला तो है वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव, देन है सहसंबंध जिसे हम कोरिलेशनल भी कहते हैं, व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेनेटरी, खोजपूर्ण एक्सप्लोरेटरी, देन प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल। फिर दूसरा परिणाम के आधार पे कि उसका आउटकम क्या निकल रहा है, उसके आधार पे दो तरीके से हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो है मौलिक यानी फंडामेंटल, दूसरा है व्यावहारिक शोध यानी कि अप्लाइड, फिर है तर्क के आधार पे वियोजक अनुसंधान जिसे डिडक्टिव रिसर्च भी कहते हैं, अधिष्ठापन अनुसंधान यानी कि इंडक्टिव रिसर्च, फिर प्रक्रिया के हिसाब से मात्रात्मक हो सकता है क्वांटिटेटिव, गुणात्मक हो सकता है यानी कि क्वालिटेटिव, पूछताछ या इंक्वायरी मोड जो अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर्ड हो सकता है यानी कि संरचित अनुसंधान, और असंरचित यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड। देन संकल्पना यानी कि आइडिया या कॉन्सेप्ट क्या है रिसर्च के पीछे, उसके हिसाब से ये वैचारिक या कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, या फिर प्रयोग सिद्ध जिसे हम इंपीरिकल भी कहते हैं वो हो सकता है। अब हम इसे देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है उद्देश्य के हिसाब से वर्णनात्मक रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं यानी कि डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये इस तरीके का रिसर्च है जिसमें कोई स्थिति है, परिस्थिति है, कोई घटना है या कोई संस्था है, उसका हम वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो वर्णनात्मक शोध में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो कोई भी घटना हुई है अगर, तो उसके बारे में हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन तो देंगे ही, उसका अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हम, और उसके बाद हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे पर्यावरण के बदले बिना जानकारी एकत्रित करी जाती है। पर्यावरण के बदले बिना जानकारी एकत्रित करने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं प्रयोगशाला में, हमारे पास में लैब है, उसमें हम कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो वहां पे हम कंट्रोल का यूज कर सकते हैं, वहां पे हम चीजों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि हमें फॉर एग्जाम्पल पॉली हाउस में हम कुछ सब्जियां ग्रो करना चाहते हैं, तो वहां पे हम टेम्परेचर जो है, तापमान अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें 20 डिग्री सेल्सियस का करना है, 30 करना है, कितनी हमने हमने कितनी नमी उसमें बना के रखनी है, मतलब कि ह्यूमिडिटी हम कितनी उसमें रखेंगे, 20%, 80%। तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। ये कहाँ पे होता है, जो वैज्ञानिक तरीके से हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें हम कोई भी अपने पर्यावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जो जैसा है एज सच वैसा ही रहेगा। तो कोई भी जो अध्ययन है वो वास्तव में प्रयोगात्मक नहीं होता है। मतलब कि ये जो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है इसमें कुछ भी प्रयोगात्मक नहीं होता। प्रयोगात्मक का मतलब कि जो लैब में हम रिसर्च करते हैं, तो इसमें लैब वाला कुछ भी कंट्रोल हमारे पास होता नहीं है। इसमें मेनली सर्वे किए जाते हैं। सर्वे करेंगे मतलब इसमें जाके कोई भी घटना अगर कहीं पे हो चुकी है, जैसे कहीं पे सपोज कहीं पे बाढ़ आ चुकी है, ठीक है, तो वहां पे जाके हम पता करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या क्या परेशानी हो रही है, फिर उस पे हम एक आर्टिकल लिख सकते हैं कि यहाँ पे बाढ़ के आने की वजह से क्या क्या चीजें बदली हैं, लोगों की जिंदगी किस तरीके से प्रभावित हुई है। फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई घटना होती है जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका जो कम्युनिटीज हैं, जैसे कि इंडिया की ही अगर हम बात कर लें, तो इंडिया के जो कोस्टल एरियाज में, जो समुद्र तट के साथ जो हमारे जितने भी स्टेट हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है उसका उसका हम अवलोकन करेंगे, देखेंगे हम घटनाओं को। फिर हम केस स्टडीज में कर सकते हैं। केस स्टडी मीन्स कि कुछ भी अगर कोई भी घटना होती है, ठीक है, उसका हम पूरी अच्छे तरीके से बारीकी से मॉनिटरिंग हम उसकी करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें करी जाती है। इसमें कोई भी एज सच हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, लैब में ले जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी चीजें चल रही है, कोई भी परिस्थिति यानी कि कुछ भी इवेंट कोई भी होता है, घटना कोई भी होती है, उनको हम सिर्फ अपने शब्दों में उनका वर्णन कर रहे हैं, उनको सिर्फ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब इसमें जैसे इसके हम कुछ उदाहरण अगर देख लें तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे है। ये अलग अलग चीजों पे अपनी रिपोर्ट देता है, जैसे कि बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, जैसे कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया, उस पे क्या करता है वो अपना, वो पहले तो ये जो एनएसएस है यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे, वो जाके रिपोर्ट बनाता है पूरा,
डेटा कलेक्ट करता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनमें से कितनों के पास में एम्प्लॉयमेंट है, कितनों के पास में नहीं है, उन पे अपनी वो एक रिपोर्ट देता है। तो ये रिपोर्ट जो है ये क्या है, ये वर्णन कर रहा है इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है एक वर्णनात्मक अनुसंधान का। इसके अलावा जनगणना अगर जो होती है देश भर में पूरी, तो वो भी बता रही है। जनगणना जब होती है तो उससे पता चलता है कि हमारी आबादी कितनी बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, फ्यूचर में कितना बढ़ने की आशंका है। ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्राइब ही तो कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं इन सब चीजों का। तो ये सब आता है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान में। इसके अलावा जैसे और हम अगर उदाहरण देखना चाहें तो जैसे भारत में जो दूरस्थ शिक्षा के छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन, मतलब कि जैसे कि जो रूरल एरिया, सिटीज में तो जितने भी पढ़ने के लिए अच्छे साधन अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में उतना ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो उसमें भी एक रिपोर्ट यहाँ पे दी जा सकती है कि जो जो छात्र दूरस्थ एरिया में है, जो रूरल एरिया में, उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है कैसी, है ना, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन उनकी किस तरीके से है, इन सब का भी वर्णन किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो आ जाता है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान के अंदर। अब इसमें जो हम डेटा एकत्र कर रहे हैं उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्रॉस सेक्शनल अध्ययन इसमें हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति से एक बार ही डेटा को लेना। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें डेटा कलेक्ट करना है कि कुछ स्कूल्स का, हमने 3 स्कूल ले लिए इसमें, ए बी एंड सी, और इन स्कूल में हमें देखना है कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर किस तरीके से हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी यानी कि एक जो स्कूल है उससे हमने 10 स्टूडेंट्स ले लिए और उनका हमने टेस्ट लिया, और दूसरा जो स्कूल है स्कूल बी, उससे भी हमने 10 स्टूडेंट लेके उनका टेस्ट लिया, और जो स्कूल सी है उसमें से भी 10 स्टूडेंट्स हमने ले लिया और उसका हमने टेस्ट किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीन तीन स्कूल हमने लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आता है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। लेकिन जो अनुदैर्ध्य स्टडी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही स्कूल से, स्कूल ए से ही हम बार बार अलग अलग स्टूडेंट्स को हम लेंगे। यहीं से हमने 10 स्टूडेंट एक क्लास के ले लिए, 10 स्टूडेंट दूसरे क्लास के ले लिए, और 10 स्टूडेंट हमने तीसरे क्लास के ले लिए। तो हमने किया क्या यहाँ पे, एक ही व्यक्ति से अधिक बार डेटा, व्यक्ति या कोई अनुसंधान कोई भी इंस्टीट्यूट है उससे हम एक से ही हम बार बार यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। यहाँ पे हमने 3 स्कूल लिए और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही स्कूल लिया, ठीक है। ये डिफरेंस होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी का। इसके हम दूसरे उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे क्रॉस सेक्शनल जो अध्ययन है उसमें सपोज कि जो कृषि मंत्रालय है उसे जानना है कि जो अलग अलग हमारे राज्य है उनमें फसल ग्रो करने का पैटर्न क्या है, किस तरीके की फसलें यहाँ पे ग्रो करी जा रही हैं। तो क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी है उसमें क्या होगा, 3 स्टेट लिए गए सपोज, एक तो यूपी का स्टेट ले लिया, देन महाराष्ट्र ले लिया, और उड़ीसा ले लिया, ठीक है। हमने 3 स्टेट यहाँ पे ले लिए और उन तीनों स्टेट्स में स्टडी करी कि यहाँ पे यूपी में कौन सी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, महाराष्ट्र में कौन सी फसलें करी जाती हैं, उड़ीसा में कौन सी फसलें ग्रो करी जाती हैं। ये आ गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। अब जब हम अनुदैर्ध्य अध्ययन या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम एक ही स्टेट को हम ले लेंगे। सपोज हमने स्टेट 1 ही यहाँ पे लिया, हमने सिर्फ यूपी लिया। अब हम यूपी में ही देखेंगे कि विंटर्स में, सर्दियों में कौन सी फसलें उगाई जाती है, गर्मियों में कौन सी फसलें उगाई जाती है, और जो बरसात का जो सीजन होता है उसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है। हमने सिर्फ एक ही स्टेट यहाँ पे लिया, तो हम इसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है, वर्णनात्मक जो अध्ययन है, उसमें हम डेटा किस तरीके से ले रहे हैं उसके ये तरीके हैं, 2 तरीके, क्रॉस सेक्शनल और अनुदैर्ध्य अध्ययन। अब इसके अलावा जो वर्णनात्मक शोध है इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। पहला तो है सर्वेक्षण अनुसंधान यानी कि सर्वे रिसर्च, दूसरा है सहसंबंधी अध्ययन कोरिलेशनल स्टडीज, तीसरा है पूर्व व्यापी अनुसंधान, इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं, चौथा है ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल। तो पहला है सर्वेक्षण अध्ययन यानी कि सर्वे स्टडीज। इसमें हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते रहते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही, जो कि सर्वे करते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। कहीं पे जाके देखते हैं कि इस जगह पे एजुकेशन का लेवल क्या है, या फिर एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, जेंडर का रेशियो कितना है। तो ये सारी चीजें आ जाती है किसमें, सर्वे में।
ठीक है, जैसे मौजूदा स्थिति या कोई भी घटना है उसका विवरण तैयार करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करे जाते हैं। तो सर्वेक्षण आयोजित करने का उसका मकसद क्या होता है कि कोई भी समस्या अगर चल रही है उस समस्या का हल निकालना। जैसे कि कहीं पे जाके सर्वेक्षण किया जाएगा कि पानी की कितनी समस्या है, किसी भी कोई रूरल एरिया है, सपोज कोई गांव का एरिया है, वहां पर जाके देखेंगे कि 4-5 जितने भी इस एरिया में जितने भी गांव हैं वहां पर देखा जाएगा कि वहां पे सर्वे किया जाएगा कहाँ पे कितना पानी की कितनी कमी है। तो पता चला कि ये वाली जो एरिया है इस वाली एरिया में पानी की कमी है, तो उसके बाद उसका यहाँ पे हल निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये उसका एक उद्देश्य हो सकता है। तो स्थिति में सुधार करने के लिए इसमें हमें क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी तो उससे निर्णय लिए जा सकते हैं और योजनाएं बनाई जा सकती हैं। तो ये है सर्वे स्टडी यानी कि सर्वेक्षण अध्ययन, जो कि वर्णनात्मक शोध का ही एक प्रकार है। दूसरा आता है आपका कोरिलेशनल स्टडी यानी कि सहसंबंधी अध्ययन। इसमें क्या किया जाता है कि जो दो वेरिएबल्स यानी कि दो चर हैं उनके बीच का संबंध निकाला जाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें ये जानना है कि जो भी छात्र हैं, ठीक है, वो जितना अधिक समय दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, जितना ज्यादा घंटे वो पढ़ रहे हैं उनके उतने ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हमने क्या किया कि कुछ स्टूडेंट्स हमने ले लिए, 10 स्टूडेंट्स हमने ले लिए और हमने देखा कि वो कितने टाइम तक वो पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ रहा है, एक 6 घंटे पढ़ रहा है, 7 घंटे, 8, 9, 10। और फिर हमने देखे कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सपोज जिसने 5 घंटे पढ़ाई करी उसके 50 मार्क्स आ रहे हैं, फिर 6 घंटे जिसने पढ़ा उसके 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं सपोज। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जितने घंटे वो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं उतने ही ज्यादा उनके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या है, एक संबंध है, एक रिलेशन है। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ते जा रहा है। जब पढ़ाई के घंटे हमने बढ़ाए तो फिर मार्क्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिलेशन। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है उससे। फिर दूसरा है नकारात्मक सहसंबंध, निगेटिव कोरिलेशन, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जो लोग व्यायाम कर रहे हैं, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना ज्यादा एक्सरसाइज होगा उनका वजन उतना ही कम हो रहा है, उनका वेट कम हो रहा है। एक्सरसाइज बढ़ाने से वेट कम हो रहा है, मतलब इन दोनों में क्या है, निगेटिव कोरिलेशन। एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में जब हमने पढ़ाई का टाइम बढ़ाया तो मार्क्स भी बढ़ रहे थे, दोनों ही बढ़ रहे थे, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पे जब हमने व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाया तो वेट कम हो रहा है, तो ये क्या है, निगेटिव कोरिलेशन, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। और तीसरा है नो कोरिलेशन यानी कि कोई भी संबंध नहीं है उसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो हमने देखा कि उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो बच्चे चॉकलेट नहीं खाते उनके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उनका भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में उसका चॉकलेट खाने से कोई भी लेना देना नहीं है। इट मीन्स कि उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कोरिलेशनल स्टडी यानी कि सहसंबंधी अध्ययन। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक पार्ट है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच के संबंध को देखते हैं। दो वेरिएबल्स यानी कि अभी यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स ही हैं, कितने घंटे पढ़ाई करी और कितने अंक प्राप्त किए, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इनके बीच का संबंध हमने देखा। यहाँ पे जो एक्सरसाइज व्यायाम किया जा रहा है उसका वजन से क्या संबंध है, ये दोनों दो वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे चॉकलेट खाने का जितने मार्क्स आ रहे हैं उनसे क्या संबंध है, ये भी दो वेरिएबल्स हैं। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स यानी कि दो चर जो है उनके बीच का संबंध हमने निकाला, तो इसे ही हम कहते हैं सहसंबंधी अध्ययन या फिर कोरिलेशनल स्टडी। तो जो ये कोरिलेशनल स्टडी जो हम करते हैं ज्यादातर ये सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जो जो हमारे सोशल स्टडीज हैं उनमें ज्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, तो ये वर्णनात्मक शोध, पहला इसमें एक तो सर्वेक्षण अनुसंधान आता है, दूसरा सहसंबंधी अध्ययन यानी कि कोरिलेशनल स्टडी, तीसरा इसमें आता है पूर्वव्यापी अनुसंधान यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो। अब ये क्या होता है, देखो पूर्वव्यापी अनुसंधान का मतलब ये है कि ये एक अप्रयोगात्मक शोध है जिसमें कि किसी परिणाम के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता किया जाता है। इसका मतलब कि हमें कोई भी स्टडी करनी है, हमें देखना है कि कोई भी जो बच्चे हैं उनका वजन अगर बढ़ रहा है, उनका वजन, उनमें ओबेसिटी आ रही है, तो वो क्यों उनमें ओबेसिटी आ रही है। यानी कि अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे कि फास्ट फूड है, फास्ट फूड खाने की वजह से अगर उनका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उनके बीच का जो रिलेशन है, फास्ट फूड का वेट बढ़ने से क्या रिलेशन है, ये हम पता करते हैं। इट मीन्स कि इसमें हुआ क्या, इसमें जो बच्चे हैं उनका वजन ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसके बाद हमने रिसर्च करी।
इसके ऑपोजिट जो प्रयोगशाला में जो हम अध्ययन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे निकालना है कि फर्टिलाइजर का इम्पैक्ट हमें देखना है कि फर्टिलाइजर हमने डाला है, यूरिया हमने डाला है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहले हम यहाँ पे एक प्लॉट में जो हमारी फसल है उसको ग्रो करेंगे, उसमें हम यूरिया डालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या असर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इस बच्चे को कुछ भी फास्ट फूड खिला नहीं रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं जाके कि अगर बच्चों का वजन बढ़ा है तो वो क्यों बढ़ा है, क्या उनके वजन बढ़ने का कोई संबंध है, जो फास्ट फूड खाने से कोई संबंध है या नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, अप्रयोगात्मक शोध। मतलब हमने कोई प्रयोग नहीं किया, हमने इन बच्चों को कुछ भी खाने के लिए दिया नहीं, ना ही हेल्दी फूड दिया ना ही खराब फूड दिया, हमने सिर्फ ये पता करने की कोशिश करी ये जो बच्चे हैं इनका वेट क्यों बढ़ रहा है। मतलब कि किसी परिणाम के आधार पर, इफेक्ट के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगा रहे हैं। मतलब कि इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है कि इसका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, हमने देखे एक एरिया में जाके हमने देखे कि बच्चों का वेट वहां पे बढ़ा हुआ है, और फिर हम जाके उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हाँ, यहाँ हमने खुद से फर्टिलाइजर दिया है और फिर हम देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो हो चुका है, यानी कि वेट पहले से ही बढ़ चुका है, उसके बाद हम रिसर्च करके हम जानना चाह रहे हैं कि वेट क्यों बढ़ा है। तो इसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी कि पूर्वव्यापी अनुसंधान इसे हम कहते हैं। अब जो पूर्वव्यापी अनुसंधान है इसमें जो स्वतंत्र चर यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, फास्ट फूड यानी कि अस्वास्थ्यकर भोजन, जो ये खराब खाना जो ये खा रहे हैं, ये है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी उसे खा चुके हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमने इनको 1 ग्राम फास्ट फूड खिलाया या फिर 10 ग्राम फास्ट फूड खिला के उसका असर हम देख रहे हैं, ये नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर, 1 ग्राम फर्टिलाइजर देने से कितना वेट, कितना पौधे की ग्रोथ कितनी हो रही है, 2 ग्राम फर्टिलाइजर देने से कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान। लेकिन ये जो एक्स पोस्ट फैक्टर है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकते हम कि कितना फास्ट फूड खिलाने से कितना वेट बढ़ा, ये हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम जाके देख सकते हैं कि ये जो बच्चे का वेट बढ़ा है, क्या वो फास्ट फूड खाने की वजह से बढ़ा है या फिर नहीं, सिर्फ ये हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं पूर्वव्यापी अनुसंधान, जहाँ पे कि जो स्वतंत्र चर है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये परिवर्तन हम सिर्फ प्रयोगशाला में जो हम अध्ययन करते हैं उसी में हम कर सकते हैं। जो ये पोस्ट फैक्टो अनुसंधान है, ये ज्यादातर ये भी सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो चीजें हैं और जो व्यापारिक संगठन है वो इसका इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, क्योंकि जो फिजिकल साइंसेस है, जो साइंटिफिक स्टडीज जो होती हैं उसमें तो हम सीधे सीधे स्टडी करते हैं, उसमें पोस्ट फैक्टो का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वहां पे हम खुद ही कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ज्यादा पानी देने का क्या असर है इसमें, या फिर यूरिया देने का क्या असर है, या फिर जो बीज है हम दूसरे तरीके के वेराइटी का इस्तेमाल करेंगे उससे कितनी पैदावार बढ़ रही है, ये सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पे हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये क्या है, ये एक सोशल फैक्टर है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम सिर्फ उस पर स्टडी कर सकते हैं कि इसका कारण क्या था। तो पोस्ट फैक्टो अनुसंधान जो होता है वो सामाजिक विज्ञान में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और व्यापारिक संगठन जो है, जैसे कि व्यापारिक संगठन, कोई भी कंपनी है उसने सपोज एक फोन लॉन्च किया, अब वो जो फोन है वो ज्यादा बिक नहीं रहा है मार्केट में, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो पता करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे कि क्यों ये जो फोन है इसकी सेल ज्यादा क्यों नहीं हो रही है। राइट, तो ये क्या है, एक पोस्ट फैक्टो अनुसंधान है। नेक्स्ट वर्णनात्मक शोध में दूसरा है ऐतिहासिक रिसर्च, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च भी हम इसे कहते हैं। अब जो ऐतिहासिक अनुसंधान है ये कुछ हद तक तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो की तरह ही होता है, कंप्लीटली नहीं होता, थोड़ा बहुत हम इसे मान सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका ऐतिहासिक पहलू क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है उसकी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जो ट्रेड यूनियन है, जितने भी जो व्यापार होते हैं, व्यापार संगठन होता है उन सभी का, उसी को हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो व्यापार संगठन जो है, जो हमारे इतने सारे ट्रेड यूनियंस जो आज बने हुए हैं, उनमें जो इतनी वृद्धि हुई है उसके क्या क्या कारण है, उसका हम हिस्ट्री जानेंगे इसमें, कि कैसे शुरुआत कैसे हुई थी, ये जो ट्रेड यूनियन आज बने हुए हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, कब ये बने थे, जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, उसके बाद इनका
बनना शुरू हुआ था। तो इसकी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। जैसे कि इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो हमारी भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास कैसे हुआ। अब भारत में शिक्षा जो प्रॉपर जो फॉर्मल एजुकेशन जो है, वो जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने ही शुरुआत करी थी यहाँ पे आधुनिक शिक्षा की। तो हम इसका इतिहास जो है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में शिक्षा कब से स्टार्ट हुई, किस तरीके से, कौन कौन से उसमें कानून बनाए गए थे। उसका जब हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान।